हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम और ये है चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3। पिछले वीडियो के अंदर हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत की थी और आज इस वीडियो में हम उसका अंत करने वाले हैं। जी हां, किस तरह से आसान सी ट्रिक के साथ, इजीली शॉर्ट कोड के साथ दिमाग में इसे फिट करना है और एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, वो आज के वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स बेहद काम के हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए हेनरी फेयोल के दिए गए ये 14 प्रिंसिपल्स बेहद जरूरी हैं। कहीं ना कहीं हर मैनेजर अगर इन प्रिंसिपल्स का भरपूर उपयोग करे तो वो एफिशिएंटली और ज्यादा अच्छा काम करवा सकता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ा सकता है। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं पिछले वीडियो से, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर वो भी एक बार देख लीजिएगा। हमने कुछ पॉइंट्स वहां कवर किए थे। आज एक क्विक रिकैप करते हैं और फटाफट से आगे के पॉइंट भी कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम अनअकैडमी पर भी पढ़ाते हैं और अनअकैडमी पर हमारी स्पेशल फ्री क्लासेस होती रहती हैं। यस, अनअकैडमी है इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म और यहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर मेरा कूपन कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मेरी सभी क्लासेस, स्पेशल फ्री क्लासेस जो हैं वो एब्सोल्युटली फ्री होती हैं सभी यूजर्स के लिए और ढेर सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहां पर पढ़ा रहे हैं। तो जरूर 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 आप भी इसका फायदा उठाइए और सभी फ्री रिसोर्सेस को यूटिलाइज कीजिए, अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। अनअकैडमी यहां पर ढेर सारे रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड कराता रहता है और वेरियस ऑफर्स और वेरियस एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए आपकी तैयारियों को मजबूत बनाने का काम करता है। तो जरूर अनअकैडमी से अपनी जर्नी को शुरू कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका फायदा उठाइएगा। तो चलिए आज के आंसर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड और जैसा कि आप जानते हैं, हेनरी फेयोल भाई साहब ये खुद एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। वहां से अपनी करनी की इन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे देखते ही देखते प्रगतिशील आगे बढ़ते रहे। इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी ऑब्जर्वेशंस किए, उन्हीं के जरिए इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स को गढ़ा है। इसीलिए ये 14 प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइन की तरह एक्ट करते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और सभी के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ही वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर और आगे जाकर के ये एक सक्सेसफुल मैनेजर भी बने। आफ्टर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन, फेयोल proposed the 14 principles of management। यानी खुद ने पहले जांचा परखा, खुद ने पहले इन चीजों को एक्सपेरिमेंट करते हुए अपनाया और फिर जाकर के ये लोगों को बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कथनी और करनी में फर्क है। He himself has done a lot of experiments, a lot of observations and based on those experiments and observations उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं। नजर डालते हैं दोस्तों इन्हीं प्रिंसिपल्स पर और मैं आपको बता दूं, यहां पर जो 14 प्रिंसिपल्स हैं इनको याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड बेहद ही आसान है। यस, शॉर्ट कोड है ऐड इन सोर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट कोड है ऐड इन सोर्स। ऐड इन सोर्स। ऐड इन सोर्स के जरिए दोस्तों आप आसानी से, एकदम आसानी से जो है पॉइंट्स को बाय हार्ट कर लेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख भी पाएंगे। मैं आपको बता दूं, यहां पर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो ए से आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद डी से डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन। ये हो गया हमारा ऐड। ऐड मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क और डिसिप्लिन। इसके बाद इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव। आगे बढ़े तो दोस्तों एस से 3 पॉइंट्स निकल करके आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, स्केलर चेन एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। जी हां दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी एक आसान सा पॉइंट है जो आपके सामने यहां पर नजर आ रहा है। यस, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसके अलावा मैं बात करूं तो ओ से आता है ऑर्डर। यू से 2 पॉइंट्स निकल करके आते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एंड देन वी मूव टुवर्ड्स रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन और ई से 2 पॉइंट्स आखिर में इक्विटी एंड
एस्पिरिट द कॉर्प्स। तो इस प्रकार से 14 प्रिंसिपल्स हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको 5, 6 या 7 प्रिंसिपल्स ही ज्यादातर पूछे गए हैं पिछले 5 वर्ष के बोर्ड पेपर्स के अंदर, लेकिन उससे पहले जब भी बोर्ड एग्जाम हुआ करती थी तो 14 प्रिंसिपल्स आते ही थे। और साथ ही साथ मेरा यह भी मानना है कि आपको 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने जरूर चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में आपको जरूर हेल्प कर देंगे। तो 14 प्रिंसिपल्स पढ़िए, बेशक आपको 5 या 6 जो एकदम अच्छे से आ जाते हो वो आप बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट तो कर ही सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो के अंदर हमने ऐड इन कंप्लीट किया था। ऐड इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कंप्लीट किया था, डिवीजन ऑफ वर्क हमने कंप्लीट किया था। इसके अलावा वी ऑल्सो डिड डिसिप्लिन एंड इनिशिएटिव। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, जरूर आप वहां से वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। आज बढ़ते हैं आगे ऐड इन से और एस से, जो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास एस से। यस, ये 3 पॉइंट्स की मैं जब बात करता हूं तो आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, स्केलर चेन और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। दोस्तों हर पॉइंट अपने आप में खास है, हर पॉइंट अपने आप में मीनिंगफुल है, यूजफुल है। और जैसा कि मैंने आपको सिग्निफिकेंस और नेचर वाले आंसर में बताया था कि भाई ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऐसा नहीं कि किसी एक प्रिंसिपल पे ध्यान दीजिए दूसरे पे ध्यान मत दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हर प्रिंसिपल पे मैनेजर को फोकस करना है। और यहां पर जब बात आती है ना सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां समझने लायक बात यह है दोस्तों कि कभी भी आप टीम की सोचिए, आप ऑर्गेनाइजेशन की सोचिए, खुद के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स और खुद के इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बारे में आपको बाद में सोचना है। सबसे पहले जब एज अ ग्रुप, एज अ टीम, एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप कार्य कर रहे हैं तो यू हैव टू थिंक फर्स्ट अबाउट द टीम, फर्स्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ओनली यू विल थिंक अबाउट योर पर्सनल बेनिफिट्स। तो याद रखिए यहां पर सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन की ही सोचेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट of an individual must be given less importance, must be given less importance, must be given less importance। याद रखिए दोस्तों, खुद का इंटरेस्ट लेस इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले ऑर्गेनाइजेशन का सोचो, ऑर्गेनाइजेशन को इतना अपना बना लो कि भैया आप पहले अपना समझ करके काम करिए, ऑर्गेनाइजेशन को उसके बाद खुद के स्वार्थ की सोचिए। जी हां, ऑर्गेनाइजेशन सफलता प्राप्त करेगा तो डेफिनेटली आप भी सफल हो जाएंगे। बात करें दोस्तों आगे, तो while taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of a single employee। मतलब यहां पर भाव का भेदभाव यानी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। मैनेजर किसी एक को बहुत ज्यादा फुटेज दे रहा है, बहुत ज्यादा पार्शियल हो रहा है उसके प्रति, डिसीजंस उसके प्रति बहुत ज्यादा पार्शियल होकर ले रहा है, तो फिर गड़बड़ हो सकता है, मामला ईगोइस्टिक हो सकता है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर ये ध्यान रखना चाहिए कि यार सबको साथ में लेकर के चलना है, पूरी टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना है और यही मैनेजर का काम होता है। व्हाइल टेकिंग डिसीजंस तो उसे ध्यान रखना है। साथ ही साथ सिमिलरली द एम्प्लॉय आल्सो शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। क्या फर्स्ट? ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। क्या फर्स्ट? ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेटेड। शुड बी सबऑर्डिनेटेड। सबऑर्डिनेटेड म्हणजे खालती ठेवायचंय, स्वतःचा जो इंटरेस्ट आहे ना त्याला नंतर, पहिली प्राथमिकता कोणाला? ऑर्गनायझेशनला, ज्याच्यासाठी तुम्ही काम करता ना त्याला प्राथमिकता द्या। फॉर एग्जांपल, इन एव्हरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यही बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एग्जांपल के जरिए मैं समझता हूं अभी सबको ये पॉइंट समझ में आ गया कि यार एक टीम जब खेलती है ना तो टीम जीतने के लिए खेलती है। हर प्लेयर जो होता है ना वो सोचता है मेरी टीम जीते, खुद की सेंचुरी हो ना हो चलेगा, लेकिन साला मेरी टीम जीतनी चाहिए। और यही स्पिरिट जो है ना, इसी को हम कहते हैं खुद के इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करना, ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पर रखना। तो यहां बात हो जाती है एकदम क्लियर कि भाई खुद का इंटरेस्ट सबसे लास्ट में रखिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट रखना है, पहले उसी के बारे में सोचना है, टीम के बारे में सोचना है, क्योंकि टीम जीतेगी तो आपके रिकॉर्ड्स अपने आप बनने लगेंगे। आपको पहले टीम का सोचना है। उम्मीद करता हूं यहां पर आसान सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट्स की ओर। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद अगला एस जो निकल करके आता है वो है स्केलर चेन। एस फॉर स्केलर चेन।
S फॉर स्केलार चेन। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आंसर का नाम है एड इन सोर्स। ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिसिप्लिन, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव, एस से 3 पॉइंट्स अभी अभी हमने देखा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और अब अगला पॉइंट निकल करके आता है एस से स्केलार चेन। एस से स्केलार चेन। स्केलार चेन होता क्या है भाई? तो याद रखिए ये है हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक कम्युनिकेशन का चैनल फॉलो करना बहुत जरूरी है भाई। किसको रिपोर्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए, किससे आपका कम्युनिकेशन हमेशा होगा वो आपको पता होना चाहिए। इसको जेल ब्रेक नहीं करना है, कभी करना है ये भी पता होना चाहिए, और इसके लिए भी प्रॉपर बातचीत होनी चाहिए। मैं आपको सिंपल से एक बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के सुनाता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान देना। स्केलार चेन मींस द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल, टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। भाई याद रखिए, याद रखिए, दिस हेल्प्स टू इंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब यार सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, ऑर्डर में चीजें होंगी तो बहुत अच्छे से, किसी का ईगो हर्ट भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। टीचर का जो कम्युनिकेशन होता है सबसे पहले जो है वो अपनी सुपरवाइजर से होता है। अपनी सुपरवाइजर से कम्युनिकेट करती है टीचर, वो सुपरवाइजर वाइस प्रिंसिपल के तक पहुंचाती है टीचर की बात को, और वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल तक पहुंचाता है। कई बार ऐसे ही अलग अलग चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेशन फ्लो होता है। कई बार टीचर्स डायरेक्टली भी प्रिंसिपल तक जाते हैं और बातें अपनी सामने रख देते हैं, और इस प्रकार से अलग अलग वे में जो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल। तो ऊपर प्रिंसिपल है, नीचे टीचर है, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का चैनल है उसी को स्केलार चेन हम बोल सकते हैं। ऐसा ऑफिसेस में भी होता है। यहां पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, फिर मैनेजर्स का एक हेड होता है, उससे मैनेजर्स बात करते हैं, डिपार्टमेंट की क्वेरीज उसके पास लेकर जाते हैं। फिर वो जो मैनेजर है, जो हेड है, वो अपने जो एमडीज हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उन तक बात को पहुंचाता है, वो सीईओ तक पहुंचाते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक बात पहुंचती है। इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन में भी एक लेवल होता है, अथॉरिटी की हायरार्की होती है, और वहां से ही आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन का चैनल फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों यहां पर भी वही बात कही है, ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू फ्रेम लार्ज स्केलर चेन व्हिच इज टाइम कंज्यूमिंग, बट ऐसा आज के दौर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम और डिसीजंस फास्ट होने चाहिए। तो इसलिए लार्ज स्केलर चेन फॉलो करके फायदा नहीं है, स्केलर चेन शॉर्ट हो तो ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल, जनरल मैनेजर इन्फॉर्म्स द डिसीजन टू रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर, फिर फंक्शनल मैनेजर विल पास इट टू सुपरवाइजर एंड द सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म द फोरमैन। मतलब देखिए कैसे फ्लो है। जनरल मैनेजर ने फंक्शनल मैनेजर को बताया, फंक्शनल मैनेजर ने सुपरवाइजर को बताया, और सुपरवाइजर ने जो काम चला रहा है, मशीन जो चला रहा है, उस फोरमैन तक बात को पहुंचाया। इस तरह से एक लंबा चैनल था। यहां पर इसको शॉर्ट अगर करना है तो भी आप स्पीडी डिसीजंस कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी फोरमैन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको समझना यह है कि यार टॉप से लेकर लोअर लेवल तक और लोअर से लेकर टॉप लेवल तक ये जो चेन है ना, इसी को स्केलार चेन कहा जाता है। दोस्तों अगर आप इस ब्रिज को कम करना चाहते हैं, इस चेन को छोटा करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब ये डी जो है ये डायरेक्टली भी यहां जा सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। डायरेक्टली भी कम्युनिकेशन हो सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो भी प्रॉपर चैनल से होना चाहिए, बातचीत करके होना चाहिए कि सुपरवाइजर को पता होना चाहिए कि यार ये अब जो है मैनेजर के पास जा रहा है हमारा फोरमैन डायरेक्टली भी बात करना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन बता के जाए कि भाई मैं जा रहा हूं मैनेजर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो इस जो ब्रिज को है ना, हमारी ओसीएम की भाषा में कहा जाता है गैंग प्लैंक। क्या कहा जाता है? गैंग प्लैंक। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लंबे स्केलर चेन को छोटा कर रहे हैं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर दे रहे हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार दोहरा दूं, ये एग्जांपल के जरिए आपको समझ में आया होगा कि अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी कौन किस तक क्या बात पहुंचाता है। लेकिन अगर आपको इसे अवॉइड करना है तो फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन, take speedy decisions, cross communication और direct communication is followed, and इसी को हम गैंग प्लैंक कहते हैं। तो फिर से एक बार स्केलर चेन में क्या क्या याद रखेंगे, तो याद रखिए सबसे पहले हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू लोअर, hierarchy of authority top to lower, hierarchy of authority from top to lower, hierarchy of authority from top to lower।
इसके बाद ये काय की हायरार्की है, ये भाई कम्युनिकेशन की हायरार्की है। काय के लिए है ये? फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। और दोस्तों आप इसको ऑर्डरली फ्लो में ही फॉलो करें तो ये आपका कम्युनिकेशन आसान बना देगी। साथ ही साथ मैं बता दूं, एक एग्जांपल आपको लिखना होगा, इसमें आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। जनरल मैनेजर पासेस अ मैसेज टू द फंक्शनल मैनेजर पासेस इट टू द सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर पासेस इट टू द फोरमैन। तो इस तरह से एक स्केलर चेन बन जाता है। फॉर स्पीडी डिसीजंस दिस लार्ज स्केलर चेन कैन बी शॉर्टन डाउन बाय यूजिंग द गैंग प्लैंक। ये गैंग प्लैंक क्या करता है? ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन और क्रॉस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज इज नेसेसरी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। भाई कई बच्चों का सवाल आता है कि सर ये डायग्राम हमें बोर्ड एग्जाम में बनाना है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, बनाओगे तो अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, लेकिन नहीं भी बनाया तो चलेगा। मेरी एडवाइस है कि बना लेना भाई, एकदम छोटा सा तो है, ABCD ही तो लिखना है, कुछ और हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है। सिर्फ आपको स्केलर चेन टॉप टू लोअर लेवल बतानी है और ABCDEFG ही लिखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। एस से 2 पॉइंट्स हमने देखे। अगला पॉइंट जो एस से निकल करके आता है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। आहा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है दोस्तों स्थिरता। यस, क्या स्थिरता? क्या स्थिरता? अरे यार क्लैरिटी तो होनी चाहिए। मतलब यार कल को ऐसा ना हो कि मुझे उठ करके फोन करके बोल दें भाई कल से मत आना, अचानक से बम फोड़ दोगे तो हमारा तो पूरा बजट हिल जाएगा ना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि आपको आपकी जॉब सिक्योरिटी भी होती है। आपको पता होता है कि यार आपको 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और आप ज्यादा समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। जब जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है ना, तो आप उतना मन से काम नहीं करते, उतना दिल से काम नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के काम नहीं करते। जॉब सिक्योरिटी जब होती है ना दोस्त, तो आप दिल से काम करते हो। आपको पता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट काम करना है और इसी को स्टेबिलिटी कहते हैं दोस्तों, स्थिरता कहते हैं। और एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, कंपनी जो आपको रख रही है ना काम पे, तभी ही द मैनेजमेंट शुड अश्योर देम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की कितने टाइम के लिए रख रहा है भाई तेरे को, तेरी जॉब सिक्योरिटी क्या है, ये काम पे रखने के समय ही पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग द एम्प्लॉइज। यानी देखिए, आपको निकालेंगे ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, आपको बोलना है कि भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद आपका काम अच्छा लगेगा तो जरूर आपको हम रिन्यू करेंगे। तो 1 साल का अपने को एक जॉब सिक्योरिटी मिलता है कि बस अब 1 साल में को इधर ही अच्छा काम करना है। ये जो होता है ना, ये लाता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। और इसीलिए कई जो एम्प्लॉइज होते हैं वो लंबे समय तक कई ऑर्गेनाइजेशन में टिके भी रहते हैं और इससे अपनापन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में। इनसिक्योरिटी अगर होती है तो इसके नुकसान भी हैं। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट्स द एफिशिएंसी, काम करने में मजा नहीं आता। और एम्प्लॉइज एडवर्सली, वेयर एज जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइजेस एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। तो इससे क्या होता है कि भाई जॉब सिक्योरिटी के फायदे बहुत हैं, टर्नओवर रेशियो बढ़ता है और अच्छे से परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो जाती है। उम्मीद करता हूं यहां पर 3 S आपको समझे होंगे दोस्तों। हमारा आंसर है एड इन सोर्स। आंसर क्या है? एड इन सोर्स। एड इन सोर्स में A से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, D से डिविजन ऑफ वर्क, D से डिसिप्लिन, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव। उसके बाद S से 3 पॉइंट्स अभी अभी हमने देखे। सबसे पहले सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उसके बाद S से अभी अभी हमने देखा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, S से अभी 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 हमने देखा स्केलर चेन और यहां पर आपके सामने है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो यहां पर 3 S हमारे खत्म हो जाते हैं। 3 S के बाद आता है O। O बोले तो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, O बोले तो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, O बोले तो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। याद रखिए दोस्तों, चीजों का सही जगह पर होना, सही ऑर्डर में होना बेहद जरूरी होता है। जब चीजें सही जगह पर और सही ऑर्डर में होती हैं तो परफेक्ट होती हैं और यार काम करने में मजा भी आता है। इफ दे आर मिसप्लेस्ड एंड नॉट एट प्रॉपर ऑर्डर, देन दे कैन क्रिएट अ मेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिए भाई, ये लाइन जो है ना, इसको मार्क कर लीजिए। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यानी याद रखिए, हर चीज की एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह होनी चाहिए। और यही लाइन पे ऑर्डर की अहमियत आपको समझ जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मटेरियल्स शुड बी इन द राइट प्लेस, शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यानी यार जिसका काम है वो वहीं होना चाहिए,
मौजूद रहना चाहिए, उसका काम वो ढंग से कर ले, यही होता है राइट ऑर्डर। इसके अलावा कौन सी चीज की जगह क्या है, प्रिंटर कौन सी जगह पे होना चाहिए, कंप्यूटर कहां पर प्लेस्ड होना चाहिए, एक कंप्यूटर ऑपरेटर को वहां बैठना है हमेशा, ये सारी चीजें अगर परफेक्ट ऑर्डर में होंगी तो काम तेजी से और एकदम अच्छे से हो जाएगा। यस, राइट पर्सन एट राइट जॉब, राइट प्लेस ऑन राइट जॉब। इसके अलावा दोस्तों द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेस को सही ऑर्डर में तालमेल में रखने का काम यह प्रिंसिपल करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ओ से आसान सा पॉइंट आप समझ गए होंगे। ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या याद रखेंगे, डायलॉग याद रखेंगे, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इतना समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बोलना डन डना डन डन सर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ढेर सारे पॉइंट्स कर लिए हैं और कुछ पॉइंट्स कर लेते हैं फटाफट से, और मजेदार सारे पॉइंट्स हैं, आसान सारे पॉइंट्स हैं। यहां पर अगला पॉइंट निकल करके आता है आसान सा, यूनिटी ऑफ कमांड। क्या, यूनिटी ऑफ कमांड। क्या, यूनिटी ऑफ कमांड। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब यार एक का सुनने का, एक से कमांड लेने का। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं और 3 लोग आपको कमांड कर रहे हैं, एक बोलता है भाई ये काम ऐसे कर दे, दूसरा बोलता है भाई ये काम वैसे कर दे, और तीसरा बोलता है भाई इन दोनों का मत सुन, मेरा सुन, ये काम ऐसे कर दे। अब आप तो कंफ्यूज आ जाएंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे, साला कहां से लें, कहां से छोड़ें, कहां पकड़ें और किसको धरें। समझ नहीं आता है कि यार काम को एग्जैक्टली सुने किसकी और किस तरह से करें। ऐसे में एम्प्लॉय बहुत कंफ्यूज्ड फील करता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। अगर यूनिटी ऑफ कमांड होगा तभी एफिशिएंसी बढ़ेगी और एम्प्लॉय खुल करके काम कर पाएगा। और इसीलिए हेनरी फेयल कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मस्ट बी फॉलोड ऑलवेज, यानी 1 पर्सन 1 सुपीरियर, 1 पर्सन 1 सुपीरियर। एक सुपीरियर होगा ना तो वो उसको कमांड देगा, वो उसको रिपोर्ट कर देगा, बस काम फिट। याद रखिए, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली 1 सुपीरियर। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन। कंफ्यूजन जो हो जाता है ना, उसको अवॉइड करने में भी मदद मिलती है, और वही बात यहां पर कही गई है। दोस्तों बात करें, इफ एन एम्प्लॉय रिसीव्स कमांड्स फ्रॉम मोर देन 1 अथॉरिटी ही विल गेट कंफ्यूज्ड। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये राइट अप्रोच है। इसमें क्या है, एक सुपीरियर है, एक सुपीरियर है ना। यहां पर मैं कलर चेंज करके आपको बता दूं कि भैया ये कौन है, ये है 1 सुपीरियर, एक तो सुपीरियर है। और यहां पे देखिए ये सारे कौन हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भाई सुनेंगे उसकी, प्रॉपरली जवाब भी देंगे उसको, क्योंकि एक से उनको काम मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो भैया ये 2 ठो लोग हैं, ये भी सुपीरियर है, ये भी सुपीरियर है, ये तो ये पगला जा रहा है, इसका सुनूं कि इसका सुनूं, ये तो और पगला जा रहा है, बोले पागल कर दिया। ये रॉन्ग अप्रोच है भैया, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझना है कि 1 पर्सन 1 सुपीरियर, सबऑर्डिनेट जो हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सुपीरियर जो हैं वो ज्यादा होंगे तो लफड़ा हो सकता है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि यहां पर आपको सुपीरियर की संख्या जो है वो एक ही रखनी चाहिए, ताकि 1 सुपीरियर कैन कमांड अदर्स और सब लोग को पता हो कि इसको ही रिपोर्ट करना है। इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। उम्मीद करता हूं आसान सा पॉइंट आप समझ गए होंगे। दोस्तों यूनिटी ऑफ कमांड के साथ साथ ही आता है अगला पॉइंट, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यस, याद रखिए सही दिशा होनी बहुत जरूरी है, राइट डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। सही दिशा में अगर आगे बढ़ोगे तभी तो यार आगे बढ़ पाओगे और ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे लेके जा पाओगे। दोस्तों याद रखो, अगर आप अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और कंफ्यूजन इतना ज्यादा होगा कि सब पर्सनल गोल्स की ओर आगे बढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की कोई सोचेगा ही नहीं। जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है और एक दिशा में, एक डायरेक्शन में आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आप बहुत एफिशिएंटली, बहुत प्रोडक्टिव होकर के काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में 4 चांद लगा देते हैं। याद रखिए दोस्तों, यस,
This principle states that there should be one head and one plan. डायलॉग याद रखिए, one head, one plan. एक के हिसाब से, एक के प्लान के हिसाब से चलिए, बेड़ा पार हो जाएगा। सब लोग जी जान झोंक दीजिए उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने में, और वहीं से सफलता की सीढ़ियां आपको नजर आने लगेंगी, एकदम करीब आने लगेंगी, और यहीं से आपकी जीत का रास्ता खुल जाएगा। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। तुम कोई भी डिपार्टमेंट में हो, तुम परचेज में हो, सेल में हो, फाइनेंस में हो, पेमेंट में हो, एचआर में हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य एक होना चाहिए, गोल एक होना चाहिए कि यार मेरी दिशा सही है, मैं ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाने के लिए काम कर रहा हूं, उसका सेल्स बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं, उसको प्रॉफिट जो है वो बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं, और यही यूनिटी इन डायरेक्शन है। उम्मीद करता हूं यहां पर 2 यू आपको समझ गए होंगे। हम पढ़ रहे हैं ऐड एंड सोर्स, यू से 2 पॉइंट्स थे, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, आर से रेम्यूनरेशन। आर से रेम्यूनरेशन, याद रखिए रेम्यूनरेशन यानी पगार, वेजेस या सैलरीज। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, हेनरी फ्यूएल गाइडलाइन दे रहे हैं, ये कोई कंपल्शन बोल रहे हैं क्या कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं, ये जनरल गाइडलाइन है ना। तो रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल भी एक जनरल गाइडलाइन ही है, और यहां पर कहा जाता है कि भाई एम्प्लॉय को उसकी औकात के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से, उसकी सीनियरिटी के हिसाब से फेयर रेम्यूनरेशन दीजिए। कैसा? फेयर रेम्यूनरेशन दीजिए। कैसा? फेयर रेम्यूनरेशन दीजिए। फेयर का मतलब होता है यहां पर दोस्तों बहुत ही अच्छा, ना ज्यादा बुरा, ना ज्यादा बेहतरीन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में ही झगड़े होने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसकी काबिलियत को पहचानिए, आप उसकी काबिलियत को परखिए, और उसके हिसाब से जो सही है, सूटेबल है, वो पगार उसको दीजिए। देखिए कई बार लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज्यादा पगार अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, काबिलियत बहुत है एम्प्लॉय में, लेकिन उतना पगार दे ही नहीं सकते, उतना प्रॉफिट ही नहीं है, तो कैसे दे पाएंगे। और इसीलिए हमारे हेनरी फ्यूएल साहब कहते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का साइज देखिए, आपका टर्नओवर देखिए, और उसके हिसाब से काबिलियत देखिए, और फिर आप फेयर रेम्यूनरेशन दीजिए जो आपको भी परवड़े और एम्प्लॉय को कम भी ना लगे। इस तरह से आप बैलेंस करके फेयर रेम्यूनरेशन दीजिए। यस, अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉयज इज द प्रिंसिपल टू कीप देम सैटिस्फाइड फाइनेंशियली। यानी उनको देखिए, फाइनेंस तो बैकबोन होता है भाई, हर किसी को पैसा तो चाहिए, और ये पैसा जो इनको मिलेगा वो उनको सेटिस्फाइड रखेगा, फाइनेंशियली स्टेबल रखेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए मोटिवेशन के रूप में काम करेगा, एज वेल एज रिटेन देम फॉर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। वरना कई लोग क्या करते हैं, कुछ महीने काम करते हैं, फिर देखते हैं यार पगार तो ठीक से दे नहीं रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं, बढ़ा भी नहीं रहे हैं, तो छोड़ देते हैं काम, दूसरी जगह स्विच कर जाते हैं। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को भी अफेक्ट होता ही है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए भाई, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट ना हो, फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, ताकि प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट ना हो, एफिशिएंसी लेवल पे अफेक्ट ना हो, और बेहतर से बेहतर कामकाज हो सके। यहां पर क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो एक्सपर्टीज ध्यान में रखो, नॉलेज ध्यान में रखो, कितने साल से बंदा काम कर रहा है वो देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप एक फेयर रेम्यूनरेशन डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। फेयर रेम्यूनरेशन यानी वो जो एम्प्लॉय को उसकी काबिलियत के हिसाब से दिया जाए, और ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और अपने कॉस्ट के हिसाब से दे सके। यहां पर दोनों के लिए यह प्रिंसिपल बहुत मायने रखता है। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एड इन सोर्स में आर से रेम्यूनरेशन, और अब अगला पॉइंट निकल करके आता है सेंट्रलाइजेशन। दोस्तों ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है, किसको कितने अधिकार है, किसको कितना पावर है, डिसीजन मेकिंग का पावर या एलोकेशन ऑफ फंड्स का पावर, कोई भी टाइप का जो निर्णय लेने की क्षमता आपको देता है ना, वो पावर। सेंट्रलाइजेशन हमेशा बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल है तो यहां पर सेंट्रलाइजेशन नहीं चलेगा, मतलब किसी एक के हाथ में पावर देकर नहीं चलेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वहां पर ढेर सारे मैनेजर्स लगेंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पावर्स को बांटना पड़ेगा, और बांटना ही चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में काम आएगा, और साथ ही साथ अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। इससे पावर्स एक के हाथ में रहेंगे और वो अच्छे से एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंटेशन कर पाएगा, एफिशिएंसी को ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा पाएगा। दोस्तों
In some organization this power is vested in one hand. तो यहां पर वही बात दोहराई गई है that this situation occurs in small organizations also. मतलब small organization में centralization बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी हो जाता है. पावर्स का बाइफर्केशन होगा तो शायद बिखर जाए ऑर्गेनाइजेशन. यहां पर सेंट्रलाइजेशन होना स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है. Yes, but if the size of organization is large, then there is decentralization. मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है तो फिर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, पावर को बांटना पड़ेगा, तभी तो बहुत लोग संभाल पाएंगे ना. एक ठो आदमी कैसे 10 लोग को संभाल लेगा? छोटा छोटा डिपार्टमेंट करना पड़ेगा ना. डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. याद रखिए, बैलेंस होना ही चाहिए. और काम जो है इट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द एक्टिविटी एक्सेट्रा. याद रखिए, सेंट्रलाइजेशन हो डिसेंट्रलाइजेशन हो, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बढ़ते हैं आगे दोस्तों. आखिरी कुछ पॉइंट्स हैं. ई से 2 पॉइंट्स निकल करके आते हैं. पहला पॉइंट है यहां पर ई से इक्विटी, समता समानता. बहुत जरूरी है कि भेदभाव ना किया जाए. क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट का रवैया फेयर होना चाहिए एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स. अपना मैनेजर आता है पटेली में खड़ूसी पना से बैठा रहता है, सबऑर्डिनेट्स को बोलता है कल आना, ये बाद में आना, ये हट चले फट पे, तो फिर यार माहौल बहुत ही गंदा सा बना रहेगा. ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ऐसा व्यवहार काम नहीं आएगा. आपको फ्रेंडली रहना पड़ेगा. सबऑर्डिनेट्स के भी डिस्कशंस के अंदर उनका भी इनिशिएटिव देखना पड़ेगा, उनकी सराहना करनी पड़ेगी, उन्हें संभालना पड़ेगा कई बार मुसीबतों में. और इसी से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इक्विटी से चढ़ पाएगा, अच्छे से आगे बढ़ पाएगा. वाइल डिवाइडिंग द वर्क, डेलीगेशन, द अथॉरिटीज, डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म्स एक्सेट्रा, इन सभी चीजों में इक्विटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए. किसी से भेदभाव, किसी से पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. यस, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज, वरना यार फूट पड़ जाएगी, ईगो क्लैशेस होंगे, झगड़े होंगे और ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर हेल्दी नहीं रहेगा. यस, इट आल्सो सजेस्टेड दैट द रेम्यूनरेशन should not be dependent on the department but at the level on which subordinates are वर्किंग. कौन से लेवल पे आप काम कर रहे हैं ना, कौन से लेवल पे आप काम कर रहे हैं ना, वो मायने रखना चाहिए रेम्यूनरेशन के लिए, डिपार्टमेंट नहीं. वरना फिर यार किसी की पगार ज्यादा, किसी की कम, यार मैं भी वही काम कर रहा हूं, मेरी को जितनी पगार दे रहे हो उसको ज्यादा पगार दे रहे हैं ना, ऐसा ना वैसा, ये हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, खराब कर देगा एटमॉस्फेयर को. और इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बहुत बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है. यहां पर मैं आपको बता दूं, याद क्या रखोगे, तो याद रखो फेयर, फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स, फेयर एंड फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स. याद रखिए, रेम्यूनरेशन जो है इट शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट बट एट द लेवल ऑन विच सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग. तो इन कुछ चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है इक्विटी पॉइंट में. बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर. ये जो आखिरी पॉइंट है ये है एस्पिरिट द कॉर्प्स. जी हां दोस्तों, बहुत ही फेमस पॉइंट है. एस्पिरिट द कॉर्प्स यानी टीम वर्क. क्या वर्क? टीम वर्क. एस्पिरिट द कॉर्प्स मतलब टीम वर्क. हेनरी फ्योल हमेशा से कहते हैं कि यार ड्रीम वर्क तभी होगा जब टीम वर्क होगा, वरना ऑर्गेनाइजेशन के सपने चकनाचूर हो जाएंगे. सब अगर स्वार्थी बन जाएंगे, सेल्फिश बन जाएंगे, अपना अपना सोचते रहेंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा. और इसीलिए याद रखिए टीम वर्क होना चाहिए. ही हैज गिवन एम्फोसिस ऑन टीम वर्क. एस्पिरिट द कॉर्प्स मींस यूनियन स्ट्रेंथ. अंडरलाइन कर दो, मार्क कर दो. एस्पिरिट द कॉर्प्स मतलब क्या? यूनियन स्ट्रेंथ, यूनियन स्ट्रेंथ, यूनियन स्ट्रेंथ, यूनियन स्ट्रेंथ. याद रखिए, रनिंग एनी ऑर्गनायझेशन इज अ ग्रुप ऍक्टिव्हिटी. तर सगळ्यांना सोबत घेऊन चालायचं असतं. एकला चालो रे करून कुठेही जाणार नाही आहात तुम्ही. ऑर्गेनाइजेशन आगे तभी बढ़ेगा जब आप एक साथ होंगे. एज अ ग्रुप एक्टिविटी आपको साथ में रहना है. इफ ऑल एम्प्लॉइज आर वर्किंग एज अ यूनियन एंड विथ म्यूचुअल ट्रस्ट, द डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व्ड क्विकली, बहुत आसानी से. देयरफॉर एज अ लीडर मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क. मैनेजर का ये कर्तव्य है, उसका ये काम है कि एज अ लीडर वो टीम स्पिरिट को इनकलकेट करे और प्रोत्साहित करते हुए सभी को साथ में
आगे लेकर चले। तो यहां पर दोस्तों हमने 14 प्रिंसिपल्स कर लिए हैं कंप्लीट। आप जरूर 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 लिख करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हर पॉइंट में 2-2 3-3 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, ये आपको फ्रेम करने हैं ओन वर्ड्स में तो भी चलेगा, लेकिन कोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप ये वीडियोस के जरिए ले सकते हैं। और हमारा शॉर्ट कोड तो है ही ऐड इन सोर्स। में एक बार फिर से दोहरा दूं दोस्तों, ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये वेरी वेरी यूजफुल है टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों ऐड इन सोर्स ये जो कीवर्ड है ना, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। एंड दैट इज व्हाट आई फील कि आप सभी जो हैं इनको एकदम दिलो जान से फॉलो करें। मैंने जो 14 प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं, ये 14 प्रिंसिपल्स कुछ इस तरह से हैं आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं सबसे पहले ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क डिसिप्लिन, एड एड एड, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क डिसिप्लिन। इसके बाद आता है इन बोले तो इनिशिएटिव, और एस से आते हैं 3 पॉइंट्स, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, स्केलर चेन एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। याद रखिए ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको सोर्स में ऐड करने हैं, जड़ों में डाल देने हैं, और इसीलिए ऐड इन सोर्स। ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, O से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, U से यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके अलावा R से रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए। फिर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन साइज, और आखिर में E से 2 पॉइंट्स हमने देखे, इक्विटी एंड एस्पिरिट द कॉर्प्स, यानी यूनियन स्ट्रेंथ, टीम वर्क मैटर्स। उम्मीद करता हूं ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स आप जरूर लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में कितने भी आए अपने को 14 प्रिंसिपल्स आने चाहिए, क्योंकि हम हैं सुपरस्टार और हम करेंगे एग्जाम में चमत्कार। उम्मीद करता हूं आप सब इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक। हमें ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।